अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ इन्फॉर्मेशन। माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रीच। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो लैब टेस्ट है वो पोस्टपोन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन डेट भी जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है लास्ट अब वो 7 नवंबर कर दी गई है और जो लैब टेस्ट डेट है वो आपकी कर दी गई है 20 नवंबर और टेंटेटिव डेट है, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। अब जो स्टूडेंट परेशान थे, जिनके अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट हुई, उनके पास एक गोल्डन चांस आ चुका है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 तक कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन बच्चों की भी तैयारी भी अच्छी नहीं हुई है, उनको लगता है कि हमारी कोई कमी कोताहियाँ रह गई हैं, तो उनको भी एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि वो 20 नवंबर तक जो है वो अपनी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। हम करने जा रहे हैं अपनी अकेडमी में ऑनलाइन जो है वो लैब टेस्ट का एक आगाज़, ठीक है, एक क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि आपको इन 20 डेज़ के अंदर अंदर जो है आपकी तैयारी कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो तैयारी का क्या तरीकाकार होगा, किस तरह से हम आपको तैयारी करवाएंगे, तो हमारे जो है वो नोट्स आपको मिलेंगे और इसके अलावा क्या शेड्यूल होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शेड्यूल इस तरह से होगा कि ये जो क्लासेस है हमारी ये कल से स्टार्ट होने जानी है, यानी 5 नवंबर से। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी जो क्लास होगी वो इंग्लिश की होगी। इंग्लिश की क्लास को हम जो है वो 2 दिन लेके चलेंगे। इस क्लास में आपको क्या करवाया जाएगा, आपको सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, जो प्रपोजिशन हैं, इसके अलावा सेंटेंसेस हैं, वो आपको करवाए जाएंगे इन 2 डेज़ के अंदर। मतलब जो कंप्लीट सिलेबस है, ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज़ होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे उर्दू को। उर्दू का जितना सिलेबस होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा 2 दिन के अंदर। उसमें क्या क्या आता है, उसमें मुहावरे आते हैं, उसमें से जो है जी अल्फाज मुतरादिफ आते हैं, अल्फाज मुतज़ाद आते हैं, उसमें जो गलत फ़िक्रात दिए हों उसको दुरुस्त किस तरह से करना है ये आपने सारा तैयार करना है। वहाँ जमा भी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम 2 दिन आपको लगवाएंगे जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज में क्या करवाया जाएगा, जनरल नॉलेज में जो है 10 नंबर तो ऐसा आता है कि जो ओवरऑल जो है वो आपका जनरल नॉलेज का होता है, करंट अफेयर्स के रिलेटेड होता है, ठीक है। और बाकी आपके सिलेबस में से इन्वॉल्व होता है जो जनरल नॉलेज का है कि माउंटेन्स कितनी हैं और माउंटेन्स की रेंज, सबसे बड़ी माउंटेन कौन सी है। इसके बाद रिवर के लिहाज से पूछे जाते हैं, रिवर्स की नाम के लिहाज से पूछा जाता है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे ये है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। फिर आपको पूछा जाएगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ के कैपिटल्स के बारे में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा क्या आता है कि जो टी के लिहाज से बेहतर प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है, इकोनॉमिकली कौन सी कंट्री स्ट्रॉन्ग है, एरिया के लिहाज से कौन सी कंट्री स्ट्रॉन्ग है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके बाद पाक स्टडी की बात कर लेते हैं। पाक स्टडी, इस्लामियत और उर्दू, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि इनका सिलेबस जो आपने पढ़ा हुआ है उसी के अंदर से आएगा। मतलब जो बचपन से लेकर अभी तक आप पढ़ रहे हैं उसको आप एक बार फिर से रिवीजन कर लें तो इस हिस्से में, पोर्शन में आपके नंबर लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जो इस्लामियत का पोर्शन है ना, उसमें इस तरह से होगा कि जो बेसिक क्वेश्चन होंगे ना जनरल नॉलेज के इस्लामियत में से, वही आपको पेपर में पूछ ले जाएंगे। यानी कि अलहामी किताबों के बारे में पूछा जा सकता है। फिर जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, उनमें से किसी के मतलब कोई क्वेश्चन आ सकता है। तौहीद के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, रिसालत के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितने 4 फरिश्ते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अंबिया कराम के बारे में पूछा जा सकता है, किसी अंबिया के स्पेसिफिक मतलब जो वाक़या उनसे रिलेट है उसके बारे में आपसे जो है वो डिटेल में मतलब MCQs आ सकता है आपको। बात आती है पाक स्टडी की। तो पाक स्टडी में बेसिकली आपने वही याद करना है जो बचपन से लेके अब तक। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आएगा, इसके अलावा उसमें जो हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की वो आएगी, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जो प्रोग्रेस हुई पाकिस्तान में वो भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद अब बात रह जाती है आपके पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे, वो आपने किस तरह से लिखना है। तो थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बता देती हूँ, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे लिखने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले पर्सनल स्टेटमेंट को आपने किस तरह से लिखना है कि इसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप अपनी ज़ाती राय जो है ना इसके बारे में दें। तो ज़ाती राय देने का मकसद ये नहीं है कि आपने अपने बारे में सारा लिखना शुरू कर देना, बल्कि जो टॉपिक आपको दिया है उस पर आपने अपने व्यू पॉइंट को शेयर करना है। जैसे लास्ट टाइम जो था उसमें ये था कि भी आप जो है ना 5 जो आपके अंदर खूबियाँ हैं ना उसके ऊपर आप बताओ कि आप क्या सोचते हो। तो जो आपकी 5 अंदर आपकी खूबियाँ हैं वो आपने जो है एलेबोरेट करनी थी, ठीक है। और इससे पहले जो है वो कोरोना वायरस के
रिलेटेड था कि कोरोना वायरस के जो मतलब तासरात है उससे किस तरह से बचा जा सके। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की जो है ना वो टॉपिक दिए जाते हैं, आपने उसको सॉल्व करना होता है। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले जो है आपने थोड़ा सा अपना तारुफ देना है, उसके बाद आपने उस चीज़ को एलेबोरेट करना है कि ये क्या पूछी गई है, और फिर आपने इसके ऊपर अपनी ज़ाती राय अपने बारे में लिखना है कि मैं इसके बारे में क्या थिंक करता हूँ। मतलब बेसिकली ना वो आपका IQ लेवल जानने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक क्या सोचता है, क्या इसकी मेंटालिटी है। ये पर्सनल स्टेटमेंट लिखने का मकसद होता है, ठीक है। ऐसे तो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है वो आता है। तो ऐसे लिखने का क्या तरीका है, एंट्री टेस्ट हो गए या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, सब में ऐसे आता है। तो ऐसे लिखने का क्या तरीका होता है, ऐसे सिंपल जो है वो इस तरह से आप लिख सकते हो कि पहले सबसे पहले आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताओ, इंट्रो उसका बताओ, और इंट्रो के बाद जो है आपने मतलब इंट्रो में क्या होता है, इंट्रो में ये होता है ऐसे लिखने का क्या तरीका होता है, ऐसे लिखने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आपने इंट्रो लिखना है। इंट्रो क्या होता है, इंट्रो बेसिकली ये होता है कि हमने उस चीज़ के बारे में बताना होता है, उस चीज़ का जो है ना थोड़ा सा कंसेप्ट देना होता है पहले पैराग्राफ में कि हम इस पूरे ऐसे में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने एक कोटेशन ऐड करनी होती है नंबर 2 पे। कोई कोटेशन हो गई या कोई भी मतलब आपको अगर आप कुरानिक रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो हदीस का रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आपने क्या करना होता है कि इस चीज़ के जो एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो आपने एक्सप्लेन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसे होते हैं जिनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बिल्कुल भी नहीं होते, तो वहाँ पे हम क्या करें। तो आपको हो सकता है कि उस चीज़ की कोई ना कोई अफादियत हो, कोई ना कोई जो है इम्पैक्ट हो सोसाइटी के ऊपर, तो वो आप उसको एलेबोरेट कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों के जो है वो एडवांटेज होते हैं उनके आपने 2-3 पैरे जो है ना वो एडवांटेज के बना देने हैं, डिसएडवांटेजेस के बना देने हैं। उनके जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट हैं वो आपने उसके अंदर जो है वो लिख देने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो एंड पे आपने क्या करना होता है, आपने अपना जो है ना वो व्यू पॉइंट वहाँ पे भी शेयर करना होता है। एक पैराग्राफ में आपने बताना होता है कि आपने ये पूरा जो ऐसे लिखा है उसका एंड पे कंक्लूजन क्या निकलता है, अब क्या सोचते हो इसके बारे में, वो आपने एंड पे लिखना होता है। ये आपका ऐसे का फॉर्मेट होगा, और ऐसे जो है वो आपका 200 वर्ड से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 पेजेस का ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये एंट्री टेस्ट का जो है वो ऐसे है, कोई मतलब और एग्ज़ाम के लिए नहीं है आप लिख रहे हो। तो ये बाकी टेस्ट से हट के थोड़ा सा होता है। बाकी इसको फर्दर जो है वो एलेबोरेट करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।